Good evening, Anshika. Good evening, Aryan. Good evening, Himani. Good evening, Kritika. Good evening, Preeti. Good evening, Rajkumari. Good evening, Sarika. Good evening, Mehak. Good evening, Preeti. Good evening, Shilpi, Simran, and Sitendra. Good evening, Sitendra. Good evening, Anshika. Kashish Prad. Okay. नहीं, एक मिनट. ओके, मैं 2-3 बच्चों के नाम बोल रही हूँ, प्लीज मेरे को बताना वो क्लास में है तो, ठीक है? थोड़ा सा मुझे ऐसा ना नंबर का कंफ्यूजन है, तो एक बार मुझे बता देना क्लास में हो तो. पायल दीक्षित, सुनिधि, पायल, पारुल, गुंजन, अनमोल बंसल, अनीता कुमारी, रिजुल, रिजुल नहीं आ रही, okay. अंजू, कशिश आई है, कशिश, कशिश इज हियर. कशिश हाथ अभी ऊपर ही रखना, ठीक है? सारिका, पल्लवी, पल्लवी शर्मा, प्रीति, ये 654 वाले आते हैं. सात्विक आ गया, स्वाति प्राशर, ओके. आकांक्षा, कृतिका शर्मा, कृतिका तो आई थी. सारिका इज हियर, कृतिका शर्मा नहीं है, सूर्यांश नहीं तो रही है. हर्ष इज हियर, राइट? गुड इवनिंग मैम. यस मैम. पीयूष आया, पीयूष एंड छवि नहीं. मैम आपने हर्ष बोला है, हरीश बोला? नहीं, मैंने हरीश से बात करी थी. मैं तेरे से तो बात होगी मेरी बेटा. कशिश एंड सारिका, बेटा क्लास के बाद एक बार रुक जाना, ठीक है? ओके मैम. डिटेल्स कंफर्म करनी थी तो आप दोनों एक बार रुक जाना. ओके बेटा, आप कर ले हाथ नीचे. थैंक यू. ओके बच्चों, चलो तो आज हमने क्या डिस्कस करना है? बायोटेक. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सात्विक. बायोलॉजी. गुड इवनिंग सात्विक. एक बार क्लास के बाद रुक जाना प्लीज, मुझे कुछ कंफर्म करना था, ठीक है? यस मैम, कोई बात नहीं. 5 मिनट्स के लिए. अगर बीच में लीव करेगा तो फिर मेरे को एक बार कॉल कर लियो. ओके बेटा? यस मैम, मैंने कहा अगर बीच में लीव करेगा तो मुझे एक बार कॉल कर लियो क्लास के बाद, ओके? कोई बात नहीं मैम. ठीक है. तो बेटा आज हमने करना था, ये देखना था ना कि कैसे आंसर राइटिंग करते हैं. यस मैम. तो आज हम सीखेंगे आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, फिर धीरे धीरे हम साथ साथ में चीजों को रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है? तो आज पहले हम आंसर राइटिंग समझते हैं करते कैसे. हर जगह पे वही अप्लाई होगा, ओके? तो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए चैप्टर हमने इसकी प्रैक्टिस के लिए उठाया था, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. क्योंकि लंबा चैप्टर था, बहुत टाइम लगा के कराया था, तो इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. समझ तभी आएगा जब रिवाइज करोगे, ठीक है? तो आंसर तभी लिख पाओगे जब तुम्हें आता होगा, ये भी सच है. अब उसको लिखते कैसे मैं वो आपको बता सकती हूँ, या तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है जी? तो आंसर लिखेंगे कैसे इस यूनिट में, आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस हो गया और एक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. देखो बायोटेक और इसके एप्लीकेशन वाले में ना, अगर कोई टॉपिक है ना तो उस पर पूरा क्वेश्चन बनता है. जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है आराम से 3 से 5 नंबर का. इसके अलावा आरएनए इंटरफेरेंस होता है, उसके ऊपर आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है 3 से 5 नंबर का. तो इस वाले चैप्टर का क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं. एक पूरा क्वेश्चन इस पे बन सकता है, या फिर कंपैरेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं. अभी बीटी कॉटन और गोल्डन राइस के बीच में कंपैरिजन बताओ, राइट? अब ऊपर वाले में आते हैं ना, अगर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, तो इससे स्मॉल क्वेश्चंस भी निकलते हैं, लार्ज भी निकलते हैं. मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है और 1 नंबर का भी बन सकता है. तो हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इससे कर सकते हैं, ओके जी? तो एनसीईआरटी खोल लो सब. अब तुमको वैसे नहीं पढ़ना है कि तुमने एनसीईआरटी खोल ली, एक लाइन लगे हुए हैं लगे हुए हैं. अब तुमको पढ़ते हुए सोचना क्वेश्चन कैसे आ सकता है, उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं. सब एनसीईआरटी खोल लो. लाए हो ना सब एनसीईआरटी? यस मैम. पेंसिल लाए हो बेटा? यो मैम. यस मैम. देखो वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, ठीक है? कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, लेकिन ना बोर्ड्स वालों को डेफिनेशन बहुत पसंद होती है, राइट? तो कोई भी चीज अगर है ना, अगर उसकी डेफिनेशन पहले लिख सकते हो तो हमेशा डेफिनेशन पे जाना चाहिए. तो पहले 2 पेजेस में आपको बड़ी बेसिक बात बताती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन समझाती हूँ. सबसे पहले अगर कहीं पे भी आपको शॉर्ट फॉर्म दिख रही है ना एनसीईआरटी में, तो शॉर्ट फॉर्म को उठाओ और आपकी बुक के ऊपर लिखा होगा ना बायोटेक्नोलॉजी की हेडिंग, उसके ऊपर लिख ले शॉर्ट फॉर्म. जैसे यहाँ पर तो दिख रही है ईएफपी, है ना?
तो ऊपर लिख ले EFP और आगे जगह छोड़ दे, इसकी फुल फॉर्म इसी के आगे लिखिए, इसकी फुल फॉर्म लिख के रख ले, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म में करने के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है और आप में से इससे आपकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज EFP, तो तुमको उसकी फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ऐसे ही इसमें चैप्टर में आपको PCR मिल जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म में लिखना आना चाहिए आपको। अब इस पेज में कुछ नहीं है, इस पेज में एक तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है जो आपको EFP ने दे रखी है। तो बायोटेक की डेफिनेशन है ये वाली, देखो ये डेफिनेशन थोड़ी वियर्ड सी है, लैंग्वेज बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है कि इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। ऑर्गेनिज्म को लो, ऑर्गेनिज्म के सेल को ले लो या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे उसके DNA को स्टडी करते हुए उसमें से अपने मतलब का प्रोडक्ट बना लो, वो बायोटेक्नोलॉजी है। क्या है? यही बोल रहा है वो कि ऑर्गेनिज्म लो या उसके पार्ट को लो और उससे अपने मतलब का प्रोडक्ट बना लो, उसी को उसने कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है। मैं सजेस्ट करूंगी कि यही वाली डेफिनेशन लर्न कर लो, डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट। देखो बोर्ड्स में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको लर्न करना है और इसको अंडरलाइन कर लो, डेफिनेशन लिख लो, ये डेफिनेशन है, इसे याद करना है। अगर वो पूछ ले व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, डिफाइन इट्स प्रिंसिपल, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी को पूछेंगे तो आप उसकी डेफिनेशन दोगे बाय EFP, उसके बाद अगर आप उसके प्रिंसिपल दोगे, अब देखो कोई क्वेश्चन आता है तुम्हें और तुमको नहीं आता पूरा, है ना, नहीं कभी कभार नहीं आता होता, फिर उस टाइम पे क्या करना है, आपको हेडिंग्स आनी चाहिए। तो मेक अ ब्यूटीफुल हेडिंग। अब ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है 1 और 2, दो प्रिंसिपल NCERT मेंशन करती है, तो आप क्या करोगे, उसके प्रिंसिपल के 2 हेडिंग बना के लिखोगे। जैसे मान लो मुझे प्रिंसिपल लिखना है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे लिखूंगी, मैं इसे कैपिटल्स में लिखूंगी। देखो इन चीजों का फर्क पड़ता है, जो पेपर चेक करने के लिए बैठे हैं उनको बहुत से पेपर चेक करने हैं, तो आप कितना अच्छे से लिखते हो वो मैटर करता है। कर्सिव में लिखो ये जरूरी नहीं है, साफ होना चाहिए पेपर, तो स्पेशली जिसकी हैंडराइटिंग गंदी है तो वो थोड़ा बड़ा करो, क्योंकि अब एक दिन में सही तो होगी नहीं। तो हेडिंग हमेशा कैपिटल्स में लिखो, और जिससे मान लो मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ तो मैंने ब्लू से लिखा, मैं उसको अंडरलाइन ब्लैक से कर दूंगी, राइट। अब इसके आसपास बहुत सारे बादल मत बना के ना, नॉर्मल कर दो, साफ सुथरा रहता है। बाकी बादल बनाना चाहो तो बना सकते हो, तो तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, लेकिन एक ही पैटर्न फॉलो करना, राइट। तो ऐसा मत करना इंद्रधनुष बना दिया येलो पिंक ग्रीन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोल। मैम जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी के अलावा हमने काफी चैप्टर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा है ना, तो वो भी लिखना है जो चीज NCERT में नहीं मेंशन करी है। नहीं अवॉइड करियो, अवॉइड करना ओके मत मैम। लिखो। बाकी कोई स्पेसिफिक एग्जांपल है तो बता, जैसे कि जैसे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। अच्छा वो पूरा गैस्ट्रुलेशन वाला पार्ट, नहीं बेटा नहीं यस लिखना, मैम वो वाला। नहीं लिखना, नहीं लिखना, उसे यस लिखने की मैम। जरूरत नहीं। वैसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि तुमको लिखने का टाइम मिले और लिखना भी नहीं, यस मैम। ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल की हेडिंग डाल दी, हेडिंग मैंने कैपिटल्स में डाली और दोनों प्रिंसिपल्स लिख दिए। अगर तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं भी आता तो हेडिंग के काफी नंबर मिल जाते हैं, राइट। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो NCERT खोलो और ये वाला क्वेश्चन निकालो 10, 11, 12, ठीक है। Yeah, ma'am. Yes, अब सभी के प्री बोर्ड्स हुए हरीश के छोड़ के, Yeah, ma'am. yes, ma'am. ये देख के बताओ इसमें से कोई वर्ड पूछा था अगर ये चैप्टर था आपके प्री बोर्ड में? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. कोई बच्चा जिसमें नहीं पूछा हो? एनीवन? मैम मेरे में नहीं पूछा था। इसमें से कोई वर्ड नहीं, ये चैप्टर था सिलेबस में? मैम फुल सिलेबस था। तो इसमें से बायोटेक का कोई क्वेश्चन नहीं आया था? प्रिंसिपल मैम आया था, मेरे एप्लीकेशंस पेपर वाले में का आया आया था। था, इससे नहीं आया था। एप्लीकेशन किसकी एप्लीकेशन? मैम वो चैप्टर 10 है ना, उसमें से आए थे क्वेश्चंस। अच्छा इस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आया था, ठीक है। और तुम्हारा सात्विक, तुम्हें कौन सा? मेरे एग्जाम में PCR आया PCR आता है ना। तो देखो जिनके पेपर में अगर बायोटेक से क्वेश्चन आया, इनमें से कोई ना कोई टर्म जरूर आई होगी, क्योंकि इसी से पेपर बन जाता है पूरा, ठीक है। तो 10th 11 जो 12th क्वेश्चन है ना, इसके आंसर्स लिख लो। 2 तरीके हैं, इंटरनेट पे जाओ, ठीक है, वहां पे लिखो NCERT चैप्टर का नाम, बैक क्वेश्चन आंसर। ट्रस्ट में बहुत अच्छे आंसर्स NCERT के लिखे हुए पड़े हैं वहां पे, उसको उठा के या तो प्रिंट निकाल लो और उससे अंडरलाइन करके रख लो कि ये इसका आंसर है, या फिर तुम इंटरनेट की मदद से इस आंसर को लिख सकते हो, या फिर तुम खुद से लिख रहे हो तो मुझे लिख के भेज दो, मैं तुमको एक बार चेक करके बता देती हूँ, ठीक है। तो आंसर्स तो तुमको इसके मिल जाएंगे, इनके आंसर्स अभी प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि तुम्हारे बायो के पेपर में एक ही दिन की छुट्टी है, गेस। यो मैम। मैम। यस। हाँ तो Yes.
कितना ही प्रिपेयर करेगा यार, कितनी थ्योरी पढ़ेगा, तुम्हें अब आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, थ्योरी नहीं प्रिपेयर करनी है सच, ठीक है। तो ये आंसर्स प्रिपेयर करो, थ्योरी अपने आप प्रिपेयर होती है। जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पैराग्राफ है, अभी देखेंगे, बायोरिएक्टर्स पे है, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस पे है, पीसीआर और डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से कोई ना कोई एक आ जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, काइटिनेज एंजाइम है, अभी ये भी दिख जाएगा तुम्हें, प्लाज्मिड डीएनए का डिफरेंस है। तो ये सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी से। या तो ऐसा कर लो कि पीसीआर है वो कौन से पेज नंबर पे दे रखा है वो इसके आगे लिख लिया मैंने, ठीक है, तो वहां से आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। सो इनके आंसर लिख लेना, 10, 11, 12 से तुम्हारे चैप्टर आधे से ज्यादा प्रिपेयर्ड है। अब देखो देखना क्या होता है, जैसे इसमें पूछा है डिस्कस विद योर टीचर एंड फाइंड आउट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ये आंसर पूछ रहा है आपको डिफरेंस बताना है ना, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपसे डिफरेंस पूछता है आप उस आंसर को कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपने लिखा आंसर नंबर 12, ठीक है। अब अगर आपको डिफरेंस लिखना है तो आप हमेशा उसमें एक चार्ट बना लोगे, जैसे प्लाज्मिड डीएनए, देखो अगर तो ये सेम सेम होता, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं सी वाला बताती हूँ, देख अगर तो ये सी वाला ऑप्शन है एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, तो उसको मैं कर सकती हूँ आमने सामने बॉक्स बना के, डब्बा बना लिया मैंने बढ़िया से। अब मैं एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस लिखूंगी, जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है उसी को ऑपोजिट सामने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एंडोन्यूक्लियस कट करता है इंटरनली ना, तो मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखी एंडोन्यूक्लियस इंटरनली कट करता है तो एक्सोन्यूक्लियस एक्सटर्नली करता है। तो जो पॉइंट एक मेंशन कर रही है ना एक साइड, दूसरी साइड उसी को ऑपोजिट मेंशन करना होता है। तो डिस्टिंग्विश या डिफरेंस वाले में आपको बनाना होता है बॉक्स, कंपैरेटिव बॉक्स। लेकिन प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए में अगर तुम्हारी बहुत सारी सेम सेम लाइंस नहीं बन सकती तो दूसरा तरीका होता है हेडिंग बनाओ। आपने लिखा प्लाज्मिड डीएनए, देख जब भी हेडिंग बनाए कोशिश करना कैपिटल्स हो, लेकिन प्लाज्मिड डीएनए में अगर प्लाज्मिड को कैपिटल लिखोगे थोड़ा वियर्ड लग सकता है, तो उसको अंडरलाइन कर देना अलग से। अब इसके आगे से आंसर मत स्टार्ट करना, ठीक है, आंसर स्टार्ट करना इसके नीचे वाली लाइन से, छोड़ना मत लाइन, इसके नीचे वाली लाइन से अपना आंसर स्टार्ट करना, व्हाट इज प्लाज्मिड डीएनए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ बनाया, अब नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए एक लाइन छोड़नी है, स्किप लाइन। अब तुमने अगला पैराग्राफ बनाया क्रोमोसोमल डीएनए और उसका आंसर लिखा। सो दो तरीके होते हैं लिखने के लिए। डिस्टिंग्विश वाले में प्रेफर होता है कि आप ऐसा चार्ट बनाओ, इस चार्ट के मार्क्स मिलते हैं ज्यादा, और चार्ट को हमेशा कॉपी के बीच में बनाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी शीट है तो ऐसे कंपैरेटिव चार्ट, इसमें लिखा आंसर नंबर 12, 12 का मैं ए पार्ट कर रही हूँ तो मैं चार्ट को थोड़ा बीच में बनाऊंगी, यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड से जगह छोड़ दूंगी, थोड़ी सी इस साइड से जगह छोड़ दूंगी, ठीक है। पहले आंसर लिख लेना, उसके बाद उसको ऊपर वाले को एटलीस्ट डब्बे में डाल देना, तो ये आपका आंसर इंप्रेसिव हो जाता है, ठीक है। तो सेंटर में बनाना, थोड़ा समझ आई बात। यो मैम। Yes, इट इज अबाउट कैसा दिखता है, वो बहुत मैटर करता है। तो ये तो हो गया डिस्टिंग्विश वाला। अब ऊपर आते हैं, ये कह रहे हैं एक्सप्लेन ब्रीफली। एक्सप्लेन ब्रीफली में ना देख लेना कितने मार्क्स का है, ठीक है। मैं ये आंसर तुमको 5 नंबर में बताऊंगी, पीसीआर को कैसे लिखते हैं, राइट। तो एक्सप्लेन ब्रीफली में अगर तो 2 मार्क्स का है तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 5 मार्क्स का तो देख लेना, तो मैं वो तुम्हें भी लिख के दूंगी तो मैं समझ आ जाएगा। डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग, तो डिस्क्राइब को करने को बोल रहा है, एक्सप्लेन डिस्क्राइब में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। इस आंसर को आप हेडिंग के बाद डेफिनेशन, और अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल, ये 3 चीजें भी लिखोगे तो आंसर डन है। 2 या 3 मार्क के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब आगे आते हैं, पीछे आते हैं जरा, क्या कर रहे थे। देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे क्वेश्चन तो बनता है, मतलब इस पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कंपैरेटिव आ सकता है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, या फिर आपको थोड़ा बड़ा आंसर में आता है। मैं तुमको बड़ा आंसर लिखने दिखाती हूँ, तो छोटा तो तुम खुद लिख लोगे, उसमें चीजें कम कर देना। तो मान लो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको आंसर आ गया, तो कोई भी आंसर जब हम बड़ा लिखते हैं ना, कहाँ गया, या लिखते हैं, ठीक। सो लेट्स से, अरे समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है। Yes, ma'am. अगर क्वेश्चन आ जाएगा, मान ले लेट्स से एक्सप्लेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और लेट्स से मुझे क्वेश्चन आ गया है 5 मार्क्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं बताती हूँ 5 मार्क्स का आंसर कैसे लिखोगे और उसमें से 3 मार्क्स का कैसे लिख सकते हो, या 2 मार्क्स का, क्योंकि किसी न किसी में आने के चांसेस ज्यादा है, 1 नंबर में आने के चांसेस कम है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, हेडिंग डालेंगे। हाँ, तो सबसे पहले तो हेडिंग डालेगा, और कैपिटल में डालियो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कैपिटल में डालने से शीट साफ लगती है, और स्पेस दे के लिखा करो, जाया मत करो एक दूसरे में, है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब मैं नीचे क्या लिखूंगी बेटा, Definition. डेफिनेशन। अब डेफिनेशन वर्ड मत लिखना, प्रॉपर डेफिनेशन लिखना उसकी,
तो यहाँ पे तुमने डेफिनेशन लिखी, ज्यादा बड़ी डेफिनेशन होगी नहीं, एक या दो लाइन में कवर हो जाएगी, ये लिख ली मैंने डेफिनेशन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, Yo-yo, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट Yo-yo, वन ma'am. टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैं सीधी हेडिंग डाल सकती हूँ वैसे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उल्टा ये इजी लगता है आंसर, देखने में सबको समझ भी आता है ना क्या है, तो मैंने डाली हेडिंग टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसको लिखने का दो तरीका है, या तो मैं साइड में लिख दूं या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती थी और बताना कौन सा ज्यादा अच्छा है। रिस्ट्रिक्शन टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये लिखा, इसको थोड़ा सा मैंने सेंटर वाली लाइन में लिखा। अब मैंने क्या किया, या तो मैं इसको लिख सकती थी 1 और 2 करके, या फिर मैं इसका चार्ट बना सकती हूँ। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, एक ही मोनोटोनस वे में, अगर मैंने तुमको एक चैप्टर पढ़ाना है और मैं तुमको एक ही तरीके से पढ़ाती रहूँ, तुम बीच में कब सो जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए मुझे बीच में कुछ फनी बोलना पड़ेगा कि हमें बात कहीं और की कहीं और ले जानी पड़ेगी, तभी तो जागोगे। तो जो तुम्हारा आंसर रीड करे उसके लिए भी बोरिंग हो जाता है, तो आंसर को इंटरेस्टिंग बनाओ। पहले तूने हेडिंग बनाई कैपिटल में, फिर डेफिनेशन लिखी नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, सुंदर लगा। फिर टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखे, 2 टाइप के होते हैं, एक्सो एंडो। अब यहाँ पे एक्सप्लेन मत करियो एक्सो एंडो, ठीक है, एक्सप्लेन नीचे की लाइन में कर, तो आंसर थोड़ा लंबा भी हो गया, क्योंकि लंबा दिखना भी चाहिए। यहाँ पे लिखा तूने एक्सोन्यूक्लियसिस, ठीक है, उसके नीचे 2 लिख दी, फिर तुमने नीचे लिख दिया एंडोन्यूक्लियसिस, उसकी भी 2 लाइनें लिख दी। अब अगर बहुत अच्छा होगा कि अगर एक्सोन्यूक्लियस करके जा रहे हैं, क्योंकि छोटे मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इसका एक एग्जाम्पल कर जाना, इसका भी एक एग्जाम्पल कर देना, एक एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ, ठीक है, ये कर दिया ना तूने, दैट्स फन, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो इतने में तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन कवर होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। लेकिन ये 5 मार्क्स का है ना, तो अभी थोड़ी सी इसमें कमी है, एंड दैट इज डायग्राम। देखो, जब भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें तुमको डायग्राम बनाना है, अगर वो एक ही क्वेश्चन है, जैसे इसमें था कि एक्सप्लेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो तब तुमको डायग्राम बनाना है। अब अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता, मान लो इसी के अंदर होता रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताओ, फिर ये तुमसे पूछ लेता डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बताओ, फिर ये तुमसे पूछा था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तभी इसको डिवाइड कर देता ना, लेट्स से ये 2 नंबर का है, 2 नंबर का, 1 नंबर का। इन दैट केस तुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूरा क्वेश्चन 5 मार्क का यही था तो लंबा बनाना है उसे, अगर नहीं था तो फिर डायग्राम की जरूरत नहीं थी, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत थी। समझ आई क्या करना है? Yo-yo, ma'am. Yes. ठीक है जी। अब डायग्राम कौन सा आएगा इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, देख बेटा ये वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, एक बहुत है, इको R1 एग्जांपल भी दे दिया इसने, तो ये लिख लो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ डायग्राम आ जाएगा 11.1। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो इतने सारे कलर की बनाने की जरूरत नहीं, इतने लंबे बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सीक्वेंस की क्या यूज हुआ है, उसे कट करने के लिए बेसिक डायग्राम आना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, जब मैं खुद बनाऊंगी तो मैं इतना ही बना पाऊंगी भाई, दैट्स इट, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। और यहाँ पे सीक्वेंस सही लिख देना और कट सही जगह लगा देना, कट गलत मत लगा देना, ठीक है, तो पेपर खा देंगे टीचर। जरूरी नहीं ये स्टेप दिखाना है, चाहो तो सीधा यहाँ से दिखा लो, तो तुमने तब भी बहुत अच्छे से दिखा दिया, ठीक है। तो फालतू की चीजें कलरिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डायग्राम तुमको प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे। इसके 2-3 डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो इस डायग्राम पे टिक कर लो, इस पे लिख लो प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस कर लेना और अभी कर लेना, बात नहीं आती। तो थोड़ा समझ आया बड़ा वर्ड कैसे लिखना है, बड़े आंसर। Yo-yo, ma'am. यो मैम। अब एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं कीवर्ड्स। देख, बड़े आंसर्स को पढ़ने के लिए टीचर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता, तो वो ढूंढते हैं कीवर्ड्स। मैं पेपर चेक करूंगी, मैं भी कीवर्ड ढूंढूंगी, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ये बताते हैं कि आपको ये टॉपिक आता है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि चाय कैसे बनती है, बताओ कि चाय कैसे बनती है। पानी, चीनी, पत्ती, अदरक, इलायची, दूध डाल के। पैन में सब डाल दो चाय बन जाएगी। नहीं मैम, टाइम चाहिए गर्म होने को। हाँ, तो प्रोसेस लगेगा ना, कैसे कैसे प्रोसेस लगेगा, प्रोसेस तो बता दे। पहले गैस ऑन करी, फिर वहां पे पैन रखा, उसमें पानी डाला, फिर पानी को पहले गर्म होने दिया, फिर चीनी डाली, फिर वो घुलने दी, फिर पत्ती डाली, उसे कढ़ने दिया, फिर अदरक इलायची डाली, उसे कढ़ने दिया, उसके बाद दूध डाला। तो इसने जो एक्सप्लेन किया वो चाय का प्रोसेस है, ठीक है। यार अदरक तो हम पहले डालते हैं, ये बाद में डाल रही है, चलो सबका अपना अपना प्रोसेस हो सकता है, ये प्रोसेस है, बोला उसने बिल्कुल सही। अब यही प्रोसेस मैं बताऊंगी
कि सबसे पहले गैस चलाया, उसमें पतीला रखा, उसके ऊपर पानी डाला, उसमें इलायची डाली, उसके बाद पत्ती और चीनी मैं एक साथ डालती हूँ, फिर मैं दूध डाल देती हूँ, उसके बाद मेरे से वेट नहीं किया जाता तो मैं जल्दी से उसको बना लेती हूँ। मेरा प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट, लेकिन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। वैसे ही तुम्हारा आंसर भी सेम है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा कि तुमने कीवर्ड्स लिखे। अब कीवर्ड्स क्या थे इसमें? कीवर्ड्स थे कि अगर मैं ये प्रोसेस लिख रही हूँ चाय बनाने का, तो मुझे उसमें चाय पत्ती मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टी लीव्स मुझे मेंशन करने पड़ेंगे, मुझे उसमें शुगर मेंशन करनी पड़ेगी, राइट। मुझे उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा दैट आई हैव यूज्ड मिल्क। तो ये इसके कीवर्ड्स थे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि प्रोसेस सबका थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, सब बच्चे वैसे ही आंसर लिखेंगे। तुम्हारे को कैसे पता चलेगा, टीचर को कैसे पता चलेगा? तुम्हें ज्यादा बेटर पता है, तुम कीवर्ड लिख कर आओगे। तो अगर आंसर था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो इसके कीवर्ड्स क्या है? जब तुम आंसर लिख रहे होंगे ना, तो तुम्हारे पास खुद आएंगी रिकॉग्निशन साइट की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी रिकॉग्निशन साइट पे काटता है। तो जैसे तुम लिख रहे होंगे ना इसे और रिकॉग्निशन साइट लिखाएगा, तो पहले आंसर लिखना, फिर उसके बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना पेंसिल से। तो जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनको पेंसिल से अंडरलाइन करना, बेटा पेन मत चलाना, ठीक है, पेंसिल से अंडरलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। एक तो पेंसिल से आप कीवर्ड अंडरलाइन करते हो, उसके अलावा क्या अंडरलाइन करते हो? ये देखो, ये एग्जांपल्स है, ध्यान से देखना। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इसके जो आगे एग्जांपल्स है उनको अंडरलाइन करा आपने। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आती हूँ, हिंटू, अगर मैं हिंटू को यूज कर रही हूँ तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। या फिर जहाँ पे मैंने लिखा ना फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल वर्ड तुम जहाँ भी लिखो उसको खुद ही अंडरलाइन कर दो, क्योंकि टीचर ये देख रही होती है कि तुमको कितना आता है। कहानी तो कोई भी लिख सकता है ना, तो लॉन्ग आंसर में हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना है। वैसे तो हर आंसर में करना होता है, पर लॉन्ग में ज्यादा जरूरी होता है। एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात खत्म ही नहीं हो सकती अगर तुमने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात नहीं करी, ठीक है। और तुमने बात नहीं करी कि कट कहाँ लगता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन में कट लगता है, और लाइगेज यूज होते हैं इन्हें ज्वाइन करने के लिए। अब अगर तुमको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, उसका मतलब है कि तुमने रिवाइज नहीं करा है। पढ़ना तो तुमको ही पड़ेगा ना, लेकिन ये कीवर्ड्स है जिनको अंडरलाइन करना है। तो अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो इसको और साइड में लिख दे, दिस इज नोन एज कीवर्ड्स। बेटा कीवर्ड्स अंडरलाइन होंगे ना तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। टीचर ऑल्सो वांट्स टू गिव मार्क्स, कोई बच्चा भी तो होना ऐसा तो लिख कर है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पे तो चलो अलग से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये रहा डीएनए लाइगेज, ये मेरा कीवर्ड। तो तुमको बस कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं, देन यू विल एबल टू डू इट, ठीक है। ये स्टिकी एंड्स बनाता है, एक एंड टू एंड काटता है। सो दीज आर द कीवर्ड्स। समझ आई बात? यो मैम। यस मैम। अब एक और रूल है, याद रखना, मैं ये 5 मार्क्स को साइड में रख रही हूँ। रूल है ये, अनसंग रूल है, सबको पता है कि टीचर पूरा आंसर रीड नहीं कर सकती, इतना टाइम नहीं होता। अगर किसी की भी पेरेंट टीचर है तो पूछ लेना, इतना टाइम नहीं होता। जो पेपर चेकिंग करते हो उनसे पूछ लेना, ठीक है। तो आपको आंसर इसलिए आपने खूबसूरत बनाया। अगर मैं टीचर हूँ, अगर तुम टीचर हो तो तुम यार इस शीट को देखो, हेडिंग लिखी है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके नीचे 2 लाइनें में लिखा है इसने, टीचर को समझ आ जाएगा ये डेफिनेशन है। गुड। टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए छोटा सा चार्ट बनाया, उसको देख के पता चल गया कि इसको टाइप भी पता है, यहाँ पर 1 नंबर ले गया। नीचे उसने जब टाइप एक्सप्लेन करी, डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे वो, लेकिन एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल सही लिखा है, गुड, तो तीसरे मार्क्स यहाँ मिल गए। कीवर्ड्स अंडरलाइन करिए तो वो वहीं से चेक कर लेंगे। जैसे शीट खोलते हैं ना हम, मैं अगर ये पूरी, तुम खुद देखो यार, तुम इस शीट को खोलो, अगर तुम इस शीट को खोलते हो तो तुमको सीधा दिख रहा है ना इस आंसर में, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस मेंशन है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन मेंशन है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मेंशन है। तुमको पता है ना यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है। तो तुम्हारी शीट पे भी अगर तुमने अंडरलाइन करा है तो टीचर को दिख जाएगा ना तुमने इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, तो तुम्हारे वहां नंबर बन जाएंगे। और एंड में इफ यू मेड द डायग्राम, फिर तो नंबर कट ही नहीं सकते। तो 5 मार्क्स के लिए याद रखना कि रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन अब तुमको थ्योरी भी लिखनी है, और टीचर अगर पढ़ते नहीं है तो सबसे बड़ी बात होती है लॉन्ग आंसर में लिख देती हूँ। आई थिंक शायद आपको पता भी हो, लॉन्ग आंसर का रूल है कि ये इतना छोटा, क्या कौन सी आंखों से देखा मैं? ये लॉन्ग आंसर्स, फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, पहली और आखिरी लाइन मीनिंगफुल लिखना है। कृपा करके इसमें जहर मत खोले, इन शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हेडिंग दी, मैम जहर मतलब जहर बता रही हूँ मैं, दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, रुक। जैसे मैंने पूछा यहाँ पे व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लिखा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हेडिंग दी, फिर उसके बाद बेटा तूने लिखना स्टार्ट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज एन एंजाइम, ये जहर है,
जब तूने लिख दी यहाँ पे हेडिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो दोबारा क्यों लिख रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज एन एंजाइम? क्या पागलपन है ये यस है। मैम। ठीक है, ये नहीं लिखना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज एन एंजाइम व्हिच इज फाउंड इनसाइड द सेल। अरे भाई ऐसी कहानियां बीच में लिखा करो स्टार्टिंग में अच्छी बात लिखो। अगर तुमको डेफिनेशन नहीं भी आती तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वी फाइंड, उसके नीचे लिख दिया एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन जो जहरीली बात है वो बीच में लिखनी नहीं अगर तुम्हें आंसर नहीं आता तो। स्टार्टिंग और एंड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली देखा गया टीचर स्टार्टिंग या एंड पढ़ते हैं, ठीक है। समझ ये बात? मैम बीच का नहीं पढ़ते वो? बीच का पढ़ते हैं, डिपेंड करता है ना। मान लिया अगर बहुत सारे पेपर चेक करने हैं और तुम, अच्छा मुझे खुद बता सात्विक, अगर तुझे अभी लेट्स से तुझे अभी 10 पेपर देखने हैं अपने आगे, है ना, उनके पॉइंट ऑफ Yes, व्यू से ma'am. भी सोच। सो 10 पेपर अगर तुझे चेक करने हैं विद इन 30 मिनट्स, सो अगर किसी को आंसर शीट खोलोगे और उसके अंदर तुम्हें हेडिंग मिल रही है, चार्ट बना हुआ मिल रहा है, कीवर्ड्स अंडरलाइन मिल रहे हैं, डायग्राम मिल रहे हैं, एग्जाम्पल मिल रहे हैं, तो अंडरस्टूड है ना इस बच्चे को आंसर आता है। तो इसलिए थोड़ा टीचर को भी कॉन्फिडेंस होता है कि इस बच्चे को आंसर आता है, इसे नंबर दिए जा सकते हैं, यस मैम। है ना। इसलिए हम स्टार्टिंग और एंड की लाइन अच्छी लिखते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और उनको ऐसा कॉन्फिडेंस आए और फिर वो तेरी पहली लाइन पढ़ ले और उनका भगवान से विश्वास उठ जाए वो तो ठीक नहीं है ना यस मैम। है ना? तो इस चीज का ध्यान रखें, ये मंत्र है, ये जीवन का मंत्र है कि पहली और आखिरी लाइन मीनिंगफुल रखें, है ना। और भगवान न करे कोई टीचर ही देख रहा हो, मतलब जनरल है प्रोबेबिलिटी। बाकी अगर किसी टीचर का मन है पूरा आंसर पढ़ने का तो तुम्हारी किस्मत है, खराब चल रही है तो ठीक है, आगे आते हैं। आओ भाई, अब ना ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना, इस पे नीचे लिख लो। 1 मार्क क्वेश्चन है ये आता है, मेरे जमाने से आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम से आ रहा है। 1 मार्क क्वेश्चन है, तुमसे सीधा पूछेंगे व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कैसे लिखोगे 1 मार्क क्वेश्चन बताइए। 1 लाइन में? एक तो बेटा डेफिनेशन लिखेगा ना, डेफिनेशन 1 एंड लाइन में। एग्जांपल लिख देंगे। हाँ, बिना एग्जाम्पल के मत आइए, इसको बिना एग्जाम्पल के मत आना, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन के हाफ मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क्स एग्जाम्पल के मिलेंगे। ओके, तो ट्राई करा करो 1 मार्क में एक एग्जाम्पल मेंशन हो सकता है जहां पे वहां कर दिया करो। तो डेफिनेशन तो तुम लिख दोगे, एग्जाम्पल इसका यहाँ मेंशन है, ये वाला, ये इसका एग्जाम्पल है, ये आपको आधा नंबर देगा। ओके, यस मैम। तो अपनी एनसीईआरटी में नीचे लिख ले ताकि जब तू पढ़े तो तेरे को याद है कि क्लास में ये वार्तालाप हुआ था। अच्छा, आगे आते हैं। क्वेश्चन आ सकता है डीएनए वेक्टर विच इज अ प्लाज्मिड। बेटा प्लाज्मिड में छोटा क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, 2 मार्क्स, इसमें 1 मार्क भी आ सकता है, और इसमें लॉन्ग आना नहीं चाहिए, लेकिन किसी दिन तुम्हारी किस्मत खराब और लॉन्ग आ गया तो ये डायग्राम बना दोगे तब भी हो जाएगा। अब मैं एक ट्रिक बताती हूँ, मान लो तुमको नहीं आ रहा याद आंसर, लेकिन तुम डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना, अभी कर लो, तुम्हें धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगर तुमको कोई आंसर नहीं आ रहा ना अच्छे से, जैसे मैंने पीछे तो 5 मार्क का बना दिया आंसर, लेकिन अगर नहीं आ रहा इतना तो डायग्राम प्रैक्टिस कर जा और ना थोड़ी लाइनें छोड़ के डायग्राम बना दे। जब डायग्राम बनाओगे ना तो इसी से तुम थ्योरी निकाल सकते हो। तो तूने डायग्राम बनाया तो निकाल सकता है ना कि यहाँ कट लगा है पोस्ट में और प्लाज्मिड में, फिर उसको ज्वाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की गई है, तो डायग्राम देख के आंसर बन जाता है। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस द डायग्राम। इस डायग्राम को अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, सब डायग्राम्स नहीं कराऊंगी मैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझ आई? अब देखो, यस मैम। अब आगे मजे वाला क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है। व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? बड़ा मजेदार क्वेश्चन बनता है। अब ये बना है तुम्हारा क्वेश्चन 5 मार्क का। मेरे प्यारे बच्चे बेवकूफो, बताओ कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, बताओ बताओ। मैम सबसे पहले हेडिंग देकर इसकी डेफिनेशन देंगे। यस, तो सबसे पहले हेडिंग देगा। हेडिंग कैसे लिखेगा बेटा? कैपिटल कैपिटल वर्ड्स में, कैपिटल वर्ड में, चाहे तुम्हारी फिर उसे अंडरलाइन कर देंगे। हाँ ठीक है। हेडिंग अगर वैसे कैपिटल में भी लिखेगा ना सात्विक तो भी अंडरलाइन की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहता है कर सकता है, कोई ऐसे बढ़िया बात है, कोई चक्कर नहीं। यस मैम। हेडिंग लिखी, अब डेफिनेशन कहाँ से लिखे, इसके आगे से लिखेगा नीचे से? नीचे। नीचे से। बेटा नीचे से लिख, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं नीचे से लिखने को कह रही हूँ। ऐसा नहीं सामने से लिखेगा तो गलती है, कोई गुनाह नहीं है अलाउड है। इट्स जस्ट दैट लंबा आंसर है तो बेटर होगा नीचे से लिख, बढ़िया हो जाएगा। फिर लंबा देखने से लगेगा ओह क्या आंसर लिखा है। चलो हेडिंग लिख ली, इसकी तरह डेफिनेशन लिख ली। अब देखो दिस इज अ प्रोसेस ना, एक टेक्निकल प्रोसेस है, तो अगर ये टेक्निकल प्रोसेस है तो इसके अंदर कुछ चीजें यूज होती होगी। यो मैम। तो देखो अब ये ऑप्शनल है, तुम लिख सकते हो अगर तुमको कॉन्फिडेंटली तुम्हारा आंसर याद है, सिर्फ तभी ये चीज करना। मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, क्या लिख सकते हो तुम डेफिनेशन के बाद,
जैसे 2 लाइनें मैंने छोड़ दी, यहाँ मेरा डेफिनेशन आ गई फोर से। अब मैं लिख सकती हूँ मटेरियल रिक्वायर्ड। देखो ये पंगा सिर्फ तब लिखना है अगर तुमको आता है, इफ रिमेम्बर। नहीं आता तो खामखा चीजें मत छेड़ देना, ओके? कोई नहीं बोल रहा है ऐसे आंसर लिखने के लिए। अगर आता है तो तुम लिख सकते हो। अब इसमें क्या क्या चाहिए तुमको? पीसीआर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या चाहिए होता है? इथीडियम ब्रोमाइड और एग्रोस जेल, डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट का सैंपल है ना, सैंपल हो गया हमारा। ये कुछ चीजें चाहिए, राइट? अगर तो हाँ। तुमको याद है तो तुम लिखना, अगर तुमको याद नहीं है तो मत लिखना, ये ऑप्शनल है। अब दिस इज अ प्रोसेस ना, इसमें तुमने लिखना है स्टेप। बेटा स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर इसको स्टेप में तुमने लिख दिया फिर तुम्हारे नंबर कट नहीं सकते। तो पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के आप सभी आंसर्स 5 नंबर के ही बना के जाओगे। अब प्रैक्टिस 5 नंबर के करोगे, फिर देखते चले जाना। अगर 2 नंबर में आ गया तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर उसकी डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, और उसका एक डायग्राम बना दिया, उसी में स्टेप्स एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो अपने हिसाब से काट लेना उसे। स्टेप्स लिखोगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, पॉइंट्स में बनाना अच्छे से स्टेप्स को। हमेशा स्टेप्स पॉइंट्स में लिखते हैं। मान लो तुमको कुछ पॉइंट्स बीच में नहीं आते, तुमको पता है तुम्हारा कि मैं लिखना तो स्टार्ट करूंगी लेकिन मैं भूल जाऊंगी, तो फिर तुम क्या करना, नंबरिंग मत करना, तब तुम उसमें बनाना है ना यो हैशटैग, या फिर ऐसे स्टार बनाते हैं ना, या फिर इसमें से टिक मार्क लगाते हैं, या फिर ऐसे गोलू बना देते हैं, तब तुम ऐसे पॉइंट्स बनाना। लेकिन अगर तुमको स्टेप्स एक्चुअल में आते हैं, और तुम्हें आने चाहिए पीसीआर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, मैं तुम्हें 1 महीना पहले बता रही हूँ, इससे क्वेश्चन आएगा, तो इसके स्टेप वाइज लिख के आना। 1 2 3 सारे स्टेप लिख लिए, आंसर अभी खत्म नहीं हुआ तेरा। अब यहाँ बनेगा डायग्राम, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब डायग्राम देखें, इसका एनसीआर, ये क्या होगा, इसका एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है, ये वाला आ गया, ये वाला। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीजों को, इतना टाइम ही नहीं होगा। अभी तुम्हें बैठना है, चीटिंग करनी है, करानी है, इधर उधर एक बार तो शीटें देखनी है। तो क्या करेंगे, पहली बात तो डायग्राम को बनाने का तरीका होता है। इसको देख कितनी हंसी आ रही है, अरे मैडम को पता कैसे चल रहा है। गलती से मैं भी स्कूल गई हूँ भाई। डायग्राम को ऊपर डायग्राम मत लिखना कि, मैं उम्मीद करती है तुम्हें पता है। डायग्राम को सबसे पहले तो बनाया जाता है सेंटर में, इसलिए हम पिछले पेज पे जाएंगे, पिछले पेज पे लगानी है, एक और पेज लगाएंगे हम। सबसे पहले जो भी डायग्राम होगा उसको सेंटर में बनाया जाएगा, तो ये रूल है, ठीक है, एट द सेंटर, हमेशा उसको सेंटर में बनाओ। अब इसको बनाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, स्केल लेके जाना है। देखो चीजें ना साफ होनी चाहिए, पेपर साफ सुथरा अच्छा लगता है, तो वहां पे लेफ्ट राइट से बना तो जरूरी थोड़ी वैसे बनाने, इसको सिंपल बना ले, डब्बा बना ले, ऐसा वाला डब्बा नहीं बनता तो प्लेन बना ले, कुछ ये डब्बा बना। उसके बाद कुछ नहीं दे। अब ना बहुत बड़ा डायग्राम मत बनाना, क्योंकि उसको ना सेट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो बहुत बड़ा कोई नहीं बनाएगा, थोड़ा छोटा बनाएंगे। तो ये नॉर्मल सा साइज बनाया डायग्राम का। अब मैंने इसके अंदर वेल्स बनाने थे, तो मैंने ज्यादा वेल्स नहीं बनाने हैं भाई, तो मुझसे बनेंगे भी नहीं। 3 वेल बहुत है, मोर देन इनफ है। बहुत छोटा भी मत बना के टीचर को दे रहा। जो मेन चीज थी उसमें ये कि बड़े बड़े फ्रेगमेंट पीछे, छोटू फ्रेगमेंट थोड़े से आगे, बस तुमको यही करके आना। और स्केल से बनाना, बिल्कुल अलाइन होगा एक दूसरे से, बहुत अच्छा सा डायग्राम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है? ये लिख दी मैंने कैथोड, ये लिख दी मैंने एनोड। अब जब भी तुम डायग्राम को लेबल करोगे, पहले तो डायग्राम बनेगा सेंटर में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी तुम उसको लेबल करोगे तो लेबलिंग करोगे आप हमेशा कैपिटल में, ठीक है, हमेशा कैपिटल। तो अब मैंने इसको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखना है एनोड। ये सब चीजों से फर्क पड़ता है, ठीक है, ध्यान से सुन लो। ये लिखा एनोड, एक कैथोड था यार यहाँ पे, क्या यार, कैथोड है, ओहो, नेगेटिव, नोड, पॉजिटिव, डन। कितना प्यारा दोनों से डायग्राम है। अब मुझे लेबल करना है, अभी रहती है मेरी लेबलिंग। तो देखो, एक तरफ कैथोड एनोड लिख देकर मैं यहीं पे सब लिखूंगी तो भी ठीक है, लेकिन साफ सुथरा चाहती हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं दूसरी साइड लिखूंगी, लेकिन मैं एक ही जगह लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ करना था इसको और इसको लेबल, तो जब मैं लाइन बना रही हूँ तो मैं 2 तरीके से बना सकती हूँ। देखो, या तो बना सकती हूँ ये डेंजरस तरीके से, या मैं इसको यहाँ लेबल कर दूं। तो ये क्या होता है, तूफान मचाने वाली बात है। तूफान क्यों मचा रही हूँ, तमीज से पेपर कर लो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऑलमोस्ट लाइन सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, ये आ जाता है प्रैक्टिस से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुमको कौन सा मेजर करना है, बस देखने में नॉर्मल लगना चाहिए। मैंने इसको लिख दिया, ये हमारे लार्जर फ्रेगमेंट्स है, ये हमारे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है,
तो अगर इसकी लेबलिंग देखोगे और एक बार स्क्रीन की तरफ देखोगे कितना साफ सा है ना, सेंटर में बनाया मैंने, लेफ्ट राइट पे जगह छोड़ दी, कैपिटल में लेबल कर दिया, साफ सुथरा डायग्राम है, मोर देन इनफ। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है, कोई ये नहीं सोचेगा मैं भगवान हूँ मैं पेन से बनाऊंगा, कोई गलती नहीं होगी, कोई भगवान नहीं है, ठीक है। तो सबके सब पेन, ओके, समझ आई? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. ट्राई लेबल एट वन साइड। ऐसे वो सूरज की किरणें होती है ना, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे से निकालने वाली, बेटा यहाँ मत करना है, लेवल एक तरफ कर देना बस इसे, ओके यो Yes, मैं ma'am. ओके। लार्ज फ्रेगमेंट, स्मॉल फ्रेगमेंट, अरे हाँ डायग्राम किसका, ये लिख देना, चिल इलेक्ट्रोफोरेसिस का है, ये नीचे लिख देना किसका डायग्राम है, तो मैडम सोचे कौन सा डब्बा बना के आई है, तो यहाँ बना दिया डायग्राम। बहुत बढ़िया, तुमको लग रहा है बहुत सारा आंसर हो गया मैम, इसमें आधा घंटा लग जाएगा, तब तुम पढ़ के जाओगे, प्रिपेयर करके जाओगे, तब टाइम थोड़ी लगेगा तुम्हें, तुम्हारा प्रिपेयर होगा। अभी तुम आधे बच्चे ऐसे ही आ गए मुंह चक के, अभी तुम्हें आ नहीं रहा होगा, जब प्रिपेयर करके जाओगे तो नहीं लगेगा। एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर हर बच्चा प्रिपेयर करके जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इससे। डायग्राम बना दिया, लास्ट में बेटा इसकी एप्लीकेशन लिख दियो इस प्रोसेस की, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन में मुश्किल से 1-2 आएगी कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करने के काम आ जाता है, प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स को अलग करने के काम आता है, जिसकी वजह से हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ये मदद कर देता है। फ्रेगमेंट्स अलग करते हैं तभी तो करते हैं ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इसका, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है इसकी। अब ये आंसर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। इसमें 5 नंबर कैसे नहीं देंगे यार टीचर्स, देख रहे हो कितना प्यारा आंसर लिखा तुमने। तो ट्राई टू मेक योर आंसर अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और तुम बीच बीच में वो तो अंडरलाइन करोगे कीवर्ड्स, वो जब अंडरलाइन करोगे तो ये और खूबसूरत हो जाएगा। समझ आई बात? Yes, ma'am. ये देख, अब ये वाला ये क्वेश्चन डेडिकेटेड टू ऑल द गर्ल्स। मैंने देखा लड़कियों को ज्यादा होता है, तो लड़कियां ध्यान से सुने। मेक अ चार्ट विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, चार्ट बनाना है डायग्रामेटिक, शोइंग अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें तुमको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम शो करना है। देखो उन्होंने क्या बोला है, लिखने को नहीं बोला उन्होंने, शो करने को बोला है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिखाओ, सबस्ट्रेट डीएनए दिखाओ, ठीक है, कहाँ पे उसने कट लगाया वो दिखाओ, और प्रोडक्ट क्या बना है वो दिखाओ, दिखाना है। तो यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, आंसर नंबर 2 ड्रॉ करना है। अब इसके नीचे ऐसे अंदर से ऐसे इच्छा आएगी कि नहीं 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 2 लाइनें लिख देता हूँ क्योंकि आंसर मुझे आता है। बेटा अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और ड्रॉ करने के लिए बोला है तो वो तुम्हारे ड्रॉ पे ही नंबर देंगे, इसके नीचे तुम पूरी महाभारत लिख लो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो महिलाएं को ज्यादा क्रेज होता है लिखने का, तो लड़कियों ड्रॉ बोला है, ड्रॉ ही करना है। समझ आई? समझ आई नहीं है? मैं भी लड़की हूँ ना, मैं अपने पर्सपेक्टिव से ही बोल रही हूँ कि हाँ होता है, मैंने देखा लड़कियों को ही होता है। लड़कों को होता है कि यही क्यों लिखूं मैं, लड़कियों को तो और क्यों ना लिखूं मैं ड्रॉ करना है, डू नॉट राइट। अगर नहीं बोला तो नहीं लिखने का। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, ऐसा क्वेश्चन मत छोड़ के आना, ड्रॉ करके आओ, बढ़िया नंबर मिलेंगे। लेबल करके आओ। डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे बताओ? मैम ड्रॉ करना ना आता तो ड्रॉ बनाएंगे और पेंसिल से बनाएंगे। सेंटर में एक साइड पे लेबलिंग करेंगे, एक ही साइड को लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग किससे करेगी? पेन से। पेंसिल से। बेटा पेंसिल से कर ले, मैंने बोला ना भगवान नहीं है तो फिर वही बात, पेंसिल से करेगा, है ना, और कैपिटल्स में करेगा। अब मान ले पेपर खत्म होने को आया है, और वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है तुझसे स्पेसिफिकली है मुझे पूरा विश्वास कि लास्ट के 10-15 मिनट तो तू तूफान मचा रहे होगे, है ना। लेकिन मान लो भाई जो तुमसे पेपर हो गया, ओहो, और तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं है गप्पे मारने का, तो अपने डायग्राम को पेन से अंडरलाइन कर देना। अब ये बात मैं लिखना चाहूंगी, इससे पहले इसको मिसअंडरस्टूड किया जाए। डायग्राम को पेन से अंडरलाइन करना, सिर्फ कॉर्नर्स पे। हाँ हाँ मैं बता रही हूँ, रुक जा, मेरे को पता था, बता रही हूँ मैं तुझे, मतलब तेरे को बना के बताऊंगी। जैसे ये मेरा पीसीआर है ना, ओहो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो इसका डब्बा है ना, सिर्फ इस डब्बे को ब्लैक पेन से मैंने कर दिया। जब भी तुम किसी डायग्राम को कॉर्नर्स को अंडरलाइन कर देते हो ना, वो देखने में बहुत अच्छा हो जाता है। और आपकी शीट जब तक चेक होती है ना, पेंसिल थोड़ी रफ सी हो जाती है, ऐसे ना घिसट से जाती है स्क्रीन शीट पे, तो उस देखने में सुंदर नहीं लगता। अगर तेरे पास टाइम है फालतू का तो इसको कर दियो, लेकिन याद रखना डायग्राम में क्या चीज नहीं करनी है, डू नॉट शेड, शेड नहीं करना इसे। अपने अंदर का पिकासो घर छोड़ कर आना, ये इसके ऊपर यहाँ से लाइट पड़ रही है, चलो इसमें ऐसे कलर डाल दो
हमें वो जब तक चेक होगा ना वो कलर ऐसे बिखर जाते हैं पेंसिल को फिर और जहरीला हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? यस मैम। यो मैम। बच्चा शेडिंग मत करके आना। अब ये वाली टर्म्स निकालो। ये इन पे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा 1 से 2 मार्क्स का, कंपैरेटिव आ सकता है, ये आना चाहिए तुमको। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, मैं बता रही हूँ। इस चैप्टर से क्वेश्चन आया ना ये आएंगे, कंपैरेटिव आएंगे। और जब लिखने बैठोगे ना ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन में डेफिनेशन नहीं बन पाती, तो ऐसे क्वेश्चन में डेफिनेशन ही लिखोगे, एग्जाम्पल तो आ नहीं पाएगा कोई तुम्हारे पास। सिलेक्टेबल मार्कर पे डेफिनेशन लिखने पड़ेगी तुम्हें। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लिखा है, तो ये जो मोटे मोटे वर्ड है इन पे सीधे सीधे 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। क्लोनिंग साइट पे डेफिनेशन नहीं बन पाती जब करने बैठते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये करके जाए। PBR 322 ये तो तुम्हें पता है ना। PV संधू बंसल एकेडमी ऐसे करके याद किया था। क्लैप हिंद, जय हिंद को क्लैप हिंद से याद करा था। अब नहीं पढ़ा है तो फिर तुम्हें होगा क्या बोल रही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, इग्नोर मत करना। यस मैम। और अभी तेरे पास टाइम है, अभी बना लेना, इजी रहेगा। अब देखो ये वाला जो है ना कॉम्पिटेंट होस्ट वाला, ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क के, तो उसके ऊपर लिख ले 1 मार्क। इसको 1 मार्क के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। जैसे माइक्रो इंजेक्शन और जीन गन में डिफरेंस आ गया तो 1 मार्क के पर्सपेक्टिव से आएगा। अब अगर इन्होंने पूछा डिफरेंस तो कैसे लिखोगे? कॉलम्स बना के। हाँ पैराग्राफ में। हाँ कॉलम बना के, ठीक है, पैराग्राफ नहीं बनाना है कि 2 लाइन का वर्ड है उसमें कहाँ पैराग्राफ बनाओगे? यहाँ लिख दिया मैंने माइक्रो मैम इंजेक्शन, इसमें पॉइंट्स कहाँ बनेंगे? वही तो। अरे माइक्रो इंजेक्शन एंड बायोलिस्टिक क्यों नहीं बनेंगे भाई? क्यों नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे यार। अगर तेको लगता है ना, ऐसा लग रहा है तो ये कोर्स चीज कर सकता है, नहीं इसका डिफरेंस डब्बे में बनाइयो। अगर तेको लग रहा है ना बहुत पॉइंट्स नहीं बन रही, तो इसके केस में छोटा सा एक डायग्राम बन सकता है। जैसे अगर तूने लिखा ना यहाँ माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक, तो कुछ मत कर, इसके बीच में लाइन खींच दे, डब्बा मत बना पूरा। ठीक है, पहले लिख दे माइक्रो इंजेक्शंस आर यूज इन प्लांट्स और एनिमल्स, बायोलिस्टिक किस में यूज होता है? मैम माइक्रो इंजेक्शन होता है एनिमल्स में। बायोलिस्टिक होता है प्लांट्स में, है ना? हाँ। क्योंकि वो गन है, मैंने कहा था ना बंदूक तुम इंसान पर चलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो गन याद रखी थी प्लांट से। दूसरा लिख दे ये किस लिए यूज होता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। ये वाला जो है अगर मैं बायोलिस्टिक की बात करूँ तो इसमें टंगस्टन यूज होता है। माइक्रो इंजेक्शन है मैं डायरेक्टली इंजेक्ट करती हूँ, तो बेशक पहले ही आप लिख सकते हो किस में यूज हुआ, दूसरा आप लिख सकते हो प्रोसेस क्या था। और अगर तेरे को लग रहा है अभी ये 2 मार्क का है तो नीचे छोटा सा डायग्राम बना सकता है, अगर नोट खोलेगा ना वहां तुझे दिख जाएगा। 3 पॉइंट्स का आंसर तो बन जाएगा ये है। समझ आया आयुष? यस मैम। मेरा दुख हुआ। अच्छा, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। डू ऑल 1 मार्क क्वेश्चन एंड MCQ कब करने चाहिए? 1 मार्क के क्वेश्चन और MCQ पेपर के पहले, बीच में या पेपर के बाद? लास्ट में। लास्ट में। क्यों? लास्ट अंतिम समय में। है? अंतिम समय में। क्यों? रीजन बताना। अगर किसी से सही आंसर पता भी लग जाए तो वो लिख दो। सत्य वचन, सत्य वचन। डू ऑल द 1 मार्क क्वेश्चन एंड MCQs ड्यूरिंग द एंड ऑफ द पेपर। MCQ को क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लेना, लेकिन पहले। मैम मना करते हैं क्वेश्चन पेपर पे टिक लगाने को। ऐसे छोटू से भी नहीं लगाने थे, कुछ नहीं कर देते। मैम लगा लेता हूँ मैं तो, कोई कुछ नहीं। मैं भी लगा लेती हूँ, तो लगाता नहीं ऐसे टिक टिक नहीं लगाता? मैम लगा तो लेते हैं फिर गालियां पड़ जाती हैं बाद में। तो क्या हम मना होगा? करते हैं कई बार। अच्छा, ये तुम ना देखो, 2 चीजें कभी फील मत किया करो, मैंने तो बहुत बार बोला। एक होती है कोल्ड ठंड और दूसरी होती है बेइज्जती। स्टूडेंट की क्या इज्जत क्या बेइज्जती, बच्चे हो तुम, यस मैम। फील नहीं करते होते। लगा लेते होते हैं वैसे तो। अच्छा नहीं लगाएगा तो पता कैसे चलेगा कौन से क्वेश्चन करे कौन से नहीं? दैट इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। तो मैं तो सजेस्ट जो नहीं करूंगी, आते उन्हीं के होंगे। अरे यार ऐसे मिस हो सकता है क्वेश्चन करते करते। मैं तो सजेस्ट करूंगी बोर्ड का पेपर है, एटलीस्ट इतना तो लगाओगे, क्वेश्चन नंबर 1 करा है तो इतना तो लगाओगे। पेंसिल से लगा लियो। यो मैम। फर्रे बर्रे मत लेके जाइयो बे। मैम वो तो ले जाने पड़ेंगे। यस मैम, नहीं ले जो जाते। आगे गई चेकिंग वेकिंग हो गई, वो बोले अच्छा तुम ही हो जो पेन से टिक कर रहे थे,
है ना, नो फर्राज। ये तो बोलने की जरूरत नहीं थी मुझे वैसे, पर मत लगाना भाई, बोर्ड में मत ले जाना, बहुत गलत फंस जाओगे। ठीक है, तो इतना मैं सजेस्ट करूंगी कि यार इतना पेंसिल से टिक लगा देना, और फिर अगर वो पूछे क्या हुआ तो बोल लेना पता नहीं था सर, फिर क्या ही कर सकते हो। वैसे बोर्ड्स में इतना टाइम मिलता नहीं है किसी को देखने का, पर एनीवेज। सो एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर अपना मेन में अगर अंडरलाइन का ऑप्शन है आपके पास तो आपने आंसर टिक कर लिया, लेकिन मेन आंसर शीट में तो पेपर इन आंसर शीट में एंड में लिखना। इसका रीजन ये है कि पहले तो यार बोर्ड्स के पेपर में ओए शीटें मत बदलना, क्वेश्चन पेपर मत बदलना, फर्रे मत चलाना, 3 चीजें मत करना। अब बैन हो मैम एक सकती शीट होती है बड़ी, वो नहीं बदली जाती। अभी तूने प्री बोर्ड में ट्राई किया है क्या सब कुछ? मैम 10th नहीं दिए। अच्छा 10th में, अब वो नहीं मैम होती, प्री बोर्ड में तो हो जाते चेंज। नहीं वो वाली शीटें नहीं आती अब जिसमें वो थ्रेड वेड लगती है, मैम वही आती है 10th, वही 10 आती है। पेजों वाली। थ्रेड वाली तो इधर उधर हो ही जाती, नहीं होती, नहीं करनी है। अपने आप ही हो जाती है। हाँ, अपने आप हो जाती है ना, तो ऐसे अपने आप नहीं करनी है, ठीक है। ये मत करना क्योंकि इसके बाद तुम बैन हो सकते हो, और अगर टीचर का नहीं होगा अपोलोजाइज करने का मूड तो तुम्हारा करियर खराब हो सकता है, तो डोंट डू दैट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम्हें भी पता है क्या कर सकते हो, पर ये नहीं करना, राइट। एंड में इसलिए करना क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, खुद आंसर करते करते भी आपको रियलाइज हो जाता है आपका वो ऑप्शन कैसे गलत था। एंड में करने का मतलब है मेरा 30 मिनट से पहले, यार एंड में 5 मिनट पहले मत बैठ जाना, क्योंकि तब तो घबराहट में चीजें गलत हो जाती है। 30 मिनट पहले 1 मार्क क्वेश्चन कर देना, ये आपको आपकी परसेंटेज बढ़ाते हैं। एंड में करना ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि यार यही आंसर है, और अगर एक आध आंसर इधर उधर से कंफर्म होना, जैसे कभी बार आवाज आती है ना कि थर्ड का आंसर सी था, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास ऑप्शन है, राइट। सो दिस इज अ रूल। अब ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है अगर ये आएगा तो फुल मार्क्स में आ सकता है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आ रहा है 5 मार्क्स में। देखो बहुत बड़ा आंसर है ये, बड़ी मजेदार बात बताने वाली हूँ, मजे से सुनो। हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ओहो प्रोसेस पूछ रहा है तुमसे। जब भी मैंने प्रोसेस बोला, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला था तो हमने स्टेप्स लिखे थे ना, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आप सबसे पहले ऑब्वियसली हेडिंग लिखोगे, फिर डेफिनेशन लिखोगे, ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है, आगे डाल लो इसकी। अब आप नीचे लिखोगे स्टेप्स। देख बेटा स्टेप्स लिखने के तरीके होते हैं, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था तब तो तुझे नॉर्मल स्टेप्स लिखने थे, लेकिन इस केस में तुम हेडिंग बना सकते हो। जैसे फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो मैंने लिखा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डॉट्स लगाई। अब मैंने उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया 2 लाइंस में, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या बना सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हो, और हेडिंग तुम कैपिटल में तो बना नहीं पाओगे, इतनी लंबी लाइन है, तो उसको अंडरलाइन कर लेना। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप है, ये जो हेडिंग लिखी है दिस इज पहली हेडिंग है, इसको कर लो मार्क, फर्स्ट हेडिंग। फिर आगे हमारी सेकेंड हेडिंग, फिर आती है हमारी इसी के अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाएगा, इसी के अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाएगी थर्ड हेडिंग, फिर हमारा पीसीआर आ जाएगा इसके अंदर फोर्थ हेडिंग, ठीक है। तो इस वाले के अंदर आपको हेडिंग मिल जाएगी, ये फिफ्थ हेडिंग है। बोलोगे बहुत बड़ा आंसर हो गया ये तो मैम, इसके बाद सीधा आता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस, 6 हेडिंग, आगे 6 हेडिंग, 6 हेडिंग, ठीक है। ये सिर्फ हेडिंग्स है, उसके अंदर लिखनी तो तुमको एक एक 2 लाइन ही है। तो अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इसका बहुत नंबर मिल सकते हैं, 6 हेडिंग्स की लाइन तो ये आराम से बन जाएगी, तो मार्क्स मिल सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। अब अगर तुम 2-3 लाइन नीचे लिख रहे हो तो तुम्हें बस कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जैसे मैं सब मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना तो याद रह सकता है ना, प्लांट सेल में सेलुलोज होता है, ये याद रह सकता है तुमको। कटिंग ऑफ डीएनए तो तुमको इतना याद रह सकता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात हो रही है। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर तुम इतने बड़े 5 नंबर के क्वेश्चन में लिख रहे हो तो एक्सप्लेन मत करने लग जाना इसको, बस इतना ही लिखना है। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है साइज के अकॉर्डिंग चीजों को इधर उधर निकालने के लिए। नेक्स्ट इज पीसीआर, ठीक है। अब मान तो ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया 6 स्टेप का। अब मैं पीसीआर का क्वेश्चन बता दूं कैसे लिखोगे कि पीसीआर के आने के चांसेस बहुत हाई है। बेटा अगर Yes, ma'am. पीसीआर है तेरा क्वेश्चन तो सबसे पहले तो एक चीज करेगा शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ लिखोगे तुम फुल फॉर्म, इसकी यही हेडिंग है सबसे पहले। फिर नीचे लिखोगे इसकी डेफिनेशन, इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू दिस। अगर अब तुझे साइंटिस्ट का नाम पता है और ईयर पता है, मतलब बल्ले बल्ले हो गए, तो मजे आ गए। अगर तुमको याद है तो साइंटिस्ट का नेम अगर तुम्हें याद है एंड ईयर याद है, तो फिर तो तुम्हारा लेवल अलग चला गया आंसर का, ठीक है। उसको तुम फिर ऑब्वियसली सजाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं होगा। अगर तुमको नहीं आता तो दैट इज फाइन, डेफिनेशन के नीचे लिखोगे आप क्या लिखोगे? स्टेप्स स्टेप्स लिखोगे, और अगर तुमको याद है तो तुम लिख सकते हो मटेरियल रिक्वायर्ड, यो मैम, है ना। तो लिख लेते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। मान लो नहीं याद है मुझे, नहीं तो मैं सीधा चली जाऊंगी स्टेप्स।
स्टेप्स ऑफ पीसीआर। देखो अब तुम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो या नहीं, ये क्वेश्चन है। देख अगर तूने पहले एक जगह कभी भी आंसर लिखते हो ना और उसमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, अगर तुमने एक बार स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया पीसीआर की फुल फॉर्म, फिर तुम अपने पूरे आंसर में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। अगर तुमने एक बार भी एक्सप्लेन नहीं किया ना, फिर नहीं लिख सकते। तो मेक श्योर कि पहली बार जहां भी शॉर्ट फॉर्म लिखो उसको वहीं एक्सप्लेन कर दो, फुल फॉर्म लिख दो, ताकि आप पूरी आंसर में पीसीआर की शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टेप्स लिख दिए इसके 1 2 3। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेप हम रैंडमली बना रहे थे, लेकिन इसमें देख स्पेसिफिक स्टेप दिख रहे हैं कितने हैं? ये मैम 3 steps. देखिए इस आंसर को अच्छा करूं, स्टेप्स ऑफ पीसीआर ऐसे बना दें। मैं लिख दूं यहाँ पे 3 है, पहला दूसरा तीसरा। अब मैं लिखूंगी यहाँ पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब देख कोई भी टीचर शीट खोलेगा, जैसे इमेजिन आपने फुल फॉर्म लिखी, डेफिनेशन लिखी, उसके बाद स्टेप्स को ऐसे मेंशन करा, आपको यही नंबर मिल जाएंगे, आपके स्टेप पढ़ेंगे भी नहीं, वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आपने स्टेप्स लिख दिए एंड देन यू नो बहुत अच्छे से आपको करना है इसमें डायग्राम। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट पीसीआर। फंस जाओगे वहां पे। तो पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इनको खराब मत करके जाना, इससे क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी पे। इसका डायग्राम बना लिया ना तूने, मोर देन इनफ है। याद रखना कीवर्ड्स क्या थे इस पूरे डायग्राम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टैग पॉलीमरेज और प्राइमर। कहाँ लगा था? पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ। यही पीसीआर में यही 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Yes, ma'am. लास्ट में मैं लिखूंगी एप्लीकेशंस कहाँ यूज होता है। ठीक है, अब अगर मैं डायग्राम बनाऊंगी तो मैं कहाँ पे बनाऊंगी डायग्राम? सेंटर सेंटर में, सेंटर में पेंसिल से हेडिंग, और डायग्राम के नीचे लिखूंगी पीसीआर का डायग्राम है और एप्लीकेशन के 1-2 पॉइंट। दिस इज मोर देन इनफ, 5 मार्क क्वेश्चन डन। इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर छोड़ना नहीं है, समझ आए? Yes, ये ma'am. मैम देख ये है आपका बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स पे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर है। बायोरिएक्टर पे 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने तुमको बता दिया था कैसे करना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज डिफरेंस। डिफरेंस में तुमसे एक सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ कि ये वाला ज्यादा बेटर क्यों है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। तो इसका डायग्राम करना तो बहुत सजेस्टेबल तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। फिर भी तुमको बहुत ही मन की इच्छा है, अगर बहुत मन की इच्छा तो ब्री वाला कर लेना, ये ज्यादा वो है ना इंपॉर्टेंट, तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, बायोरिएक्टर का छोटा क्वेश्चन बन सकता है तो इसमें कवर हो जाएगा। डिफरेंस इसके बीच में आ सकता है। अब इधर आते हैं, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस की डेफिनेशन आती है। अब इधर आओ, ये वाली शीट देख ली हमने, ये वाली शीट निकालना, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 9। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करना है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन नहीं लगाने। जैसे सबने निकाली बुक, ये मैम Yes, ma'am. कैन यू लिस्ट 10 recombinant protein which are used in medical practice, find out where they are used in therapeutic, use the internet। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अब ये बच्चों के ऊपर थोड़ी छोड़ देंगे, इंटरनेट पे तू 10 हरीश अलग लेकर आएगा, राजकुमारी 10 अलग ढूंढ रही है। तो ऐसे टीचर ना क्वेश्चन वो डालते हैं जो उस चैप्टर के एनसीईआरटी से होते हैं, सही और गलत का फर्क करने के लिए। इंटरनेट पे आंसर नहीं छोड़ते, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं करना ये प्रैक्टिस। मेक अ चार्ट शोइंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आएगा, डायग्राम बेस्ड हमने पीछे देखा है। फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्नड यू कैन यू टेल वेदर एंजाइम्स आर बिगर और डीएनए इज बिगर। ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में पूछ रहे, ये नहीं आएगा यार, बोर्ड्स में नहीं आता ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं आएगा, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताओ। अपनी अंडरस्टैंडिंग से नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे जो पढ़ाया उससे बताओ। What would be the molar concentration of human DNA in a human cell? एनसीईआरटी में नहीं लिखा ना, 2.77 into 10 to power 28 नहीं लिखा। दैट मीन्स ये डेटा मैंने जिस बुक से पढ़ा उसमें कुछ है, हो सकता है किसी और बुक में अलग लिखा हो, तो अलग बुक के रेफरेंसेस नहीं मानता, जो आपका मेडिकल काउंसिल है वो नहीं मानता, इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं आएगा। डेटा वही आएगा जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, नहीं लिखा ना तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। डू यूक्रियोटिक सेल हैव रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये आ सकता है, ये हमने लिखा भी है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ होता है? मिथाइलेज, जो नॉर्मल डीएनए होता है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा होता है, इसलिए सेल के डीएनए को नहीं काटता पर दूसरे डीएनए को काटता है। मेरी बात नहीं समझ में आई है तो एक बार लेक्चर देखना, नहीं तो ये सीधा सीधा भूल कर लेना, आंसर मिलेगा अच्छा तुम्हें, बस मुझसे एक बार चेक करा लेना। Beside better aeration and mixing property, what other advantages do stir tank bioreactor have over shake wells? देखो इनके बीच में डिफरेंस आया, तो मैंने तुमको पहले कराए थे ये दोनों, तो इनके बीच में डिफरेंस तो आ सकता है, ये तो तुमको पढ़ते जाना चाहिए, इसका छोटा सा आंसर बनाना चाहिए। दिस कैन कम,
कलेक्ट 5 एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस एंड कंसल्ट विद योर टीचर। अरे नहीं, एक पैलिंड्रोमिक की डेफिनेशन और एक उसका एग्जांपल मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कैन यू रिकॉल मियोसिस एंड इंडिकेट? कोई कंपेयर नहीं कराएंगे 11 से, नहीं आएगा। कैन यू थिंक एन आंसर हाउ अ रिपोर्टर एंजाइम कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, हम नहीं कर सकते रिकॉल, ये भी नहीं आएगा। तो तुमको जो प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी से 6, 5, सेकंड, ये प्रैक्टिस करना है। पैलिंड्रोमिक का तो 1 मार्क क्वेश्चन है, मैंने एनसीईआरटी में कराया। 10, 11, 12 इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में, और इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि जब पेपर बनाते हैं तो देखते हैं बैक क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं, उसी में से ड्राइव करते हैं। समझ आई? Yes, ma'am. लास्ट पार्ट आता है व्हाट विल वी डू अबाउट द एमसीक्यू, है ना। एमसीक्यू पार्ट से क्वेश्चन बन जाता है। तो एमसीक्यूज के लिए नीट के पीवाईक्यूज मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं आता, क्योंकि नीट के पीवाईक्यूज एनसीईआरटी ड्रिवन होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो अगर तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो, चैप्टर प्रिपेयर करके सिर्फ पीवाईक्यू लगा लो, मोर देन इनफ है, तुम्हारे एमसीक्यूज पक्का निकल जाएंगे। मैंने तो आज तक इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है बोर्ड्स के लेवल पर। मतलब स्कूल में चलो अलग बात है, स्कूल में तो कुछ भी डाल सकते हैं ना, लेकिन बोर्ड्स में स्टैंडर्ड पेपर आता है। वो बच्चा पेपर भी दे रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, उसके पास कोई ट्यूशन नहीं है। वो बच्चा भी पेपर दे रहा है जो मोस्ट एक्सपेंसिव ट्यूशन में जा सकता है, वो भी दे रहा है जो फ्री में कोचिंग भी ले रहा है। तो बैलेंस करके देती है गवर्नमेंट पेपर कि हर दबके का बच्चा दे पाए, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है। तो पीवाईक्यूज अगर आप सिर्फ नीट के लगाओगे, मोर देन इनफ है सभी चैप्टर्स में। समझ आई? मैम। यही करना है और कुछ नहीं करना है, दिस वुड बी इनफ। तो ऐसे आप आंसर राइटिंग करते हो। कल हम करेंगे बायोटेक का दूसरा चैप्टर, तब मैं तुमको आंसर डेवलप करना उसे सिखाऊंगी। अब तुमको पता चल गया ना तुमको रिवाइज करके आना है, तो आंसर रिवाइज करके आना है। कल हम साथ साथ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज ये हुआ ना, Yes, ma'am. कल थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो आ जाना। कल हम चैप्टर रिवाइज करेंगे, आज मैंने तुम्हें आंसर राइटिंग सिखाया है। क्लियर? Yes, ma'am. अब जिनको डाउट है वो रुके, जिनको नहीं है वो जाए, और जिन बच्चों को रुकने के लिए मैंने बोला था वो जरूर